जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक खबर अब से नहीं, पिछले 3-4 महीने से फ्लो हो रही है। पिछले 3-4 महीने से फ्लो हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिन फ्रीज ऑल फॉरेन एड बाय यूएस, यानी कि जो भी सहायता है विदेशों को दी जाने वाली है यूएस की तरफ से, वो सब क्या होने वाली है, फ्रीज, स्टॉप होने वाली है। आप कहेंगे ये क्या बात हो रही है? यूक्रेन रसिया का जो युद्ध चल रहा था उसमें तो बड़ा योगदान था यूएस का। अगर यूएस की साइड से पैसा नहीं गया तो यूक्रेन का क्या होगा, लड़ाई का क्या होगा? क्या रसिया यहाँ पर अब लड़ाई करता ही रहेगा? तो नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोला था कि रसिया यूक्रेन का युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिका का खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा फंडिंग जा रही है। वो फंडिंग किसके लिए होनी चाहिए? अमेरिका के लोगों के लिए होनी चाहिए, यूएस के लोगों के लिए होनी चाहिए। इसी आधार पर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन को जीता गया। समझ बात आ रही है? अगर वो इंसान ये काम नहीं करेगा तो समझिए कि लोगों की नज़रों में फिर क्या जाएगा। ठीक है, यानी कि अपोजिट करना है किसके? जो बाइडेन के। जो बाइडेन के अपोजिट अगर करता है तो ग्लोबली कुछ चीजें मिलेंगी कि हाँ, ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया। युद्ध तो नॉर्मली वैसे ही, देखिए, एक लड़ाई करते करते दो पार्टी अगर लड़ाई कर रही हैं, एक समय ऐसा आता है कि दोनों ही बोलने लगती है, नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एक उस कंट्री के लोग भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लड़ाई कोई चाहता ही नहीं है, तो एक ना एक को झुकना पड़ता है। और झुकना भी किसको पड़ेगा? कमजोर को। तो झुकना किसको? यहाँ पर रसिया को तो झुकना नहीं है, यूक्रेन को ही झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखिए खबर तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर इस खबर की वजह से क्या एफआईज वापस आएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एफआईज जो लगातार मार्केट के अंदर तेजी 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 कर रहे थे, उस समय रसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रही थी। रसिया यूक्रेन की लड़ाई को पिछला 2 साल हो गया। 2 साल में आप देखिए इंडियन मार्केट के अंदर कितने सारे शेयर्स ने, और इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या दूसरे स्मॉल कैप मिड कैप की भी बात करें, तो कितनी जबरदस्त तेजी बनी है। तो एफआई इसका असर ही कहाँ पड़ा? किस पे? रसिया यूक्रेन की वजह से कोई असर नहीं पड़ा। कोरोना वायरस के टाइम पे जबरदस्त बिकवाली करी, और जैसे ही लोग डरे हुए घबराए थे, उसके बाद खरीदारी करना शुरू कर दी। एफआईज का एक तरीका है काम करने का, वो सस्ते दाम पर खरीदते हैं बस। अगर किसी को लग रहा है कि एफआईज कब वापस आएंगे, देखिए पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि पूरे मार्केट के अंदर एक तो तेजी होती है, एक पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो इस समय हो सकता है कि कुछ शेयर्स जबरदस्त गिरे हों, उनके अंदर वो खरीदारी करें और आने वाले टाइम में अच्छा पैसा कमाएं। देखिए, खरीदारी शायद आपको लगता होगा कि एक दिन के अंदर ही कोई बेच के चला जाएगा। कोई भी एक शेयर है जो मान लीजिए 100 रुपए का था, और 100 रुपए से अभी इस समय 30 रुपए 35 रुपए के आसपास चल रहा है, तो एक झटके में थोड़ी ना वहां पर लोग बेच के चले जाते हैं। धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग आते रहते हैं, बड़ा प्लेयर धीरे धीरे खरीदता रहता है। जब उसका पेट भर जाता है, तब उसके बाद उस शेयर के अंदर तेजी बनती है। ऊपर भी आपको लगता है कि क्या एकदम से ही लोग खरीद लेंगे? नहीं, ऊपर नीचे होगा, लालच में आएंगे लोग, तब जाके खरीदारी करते हैं। ठीक है, बहुत लालच दिया जाएगा, कहा जाएगा हाँ मार्केट तो रुकेगा ही नहीं, भागता ही रहेगा, बहुत ऊपर जाएगा, 50,000 तक पहुंच जाएगा। ऐसी सारी कहानियां सुनाई जाती हैं, उसके बाद गिरावट शुरू हो जाती है। अब जैसे बोला जा रहा है कि अब बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरे भाई गिरावट पे खरीदना होता है, तेजी में बेचना होता है, यानी कि अब जो मौका आने वाला है आने वाले टाइम में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो शेयर थे उनके अंदर तेजी बनी, अब गिरावट हो रही है, तो मौका ही आएगा आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन ये बिल्कुल मत भूल जाएगा कि किस शेयर में कितनी तेजी बनी है, गिरावट उसके हिसाब से होनी चाहिए, गिरावट उसके हिसाब से ही होनी चाहिए, तब तो बात यहाँ पर बनेगी। तो ओवरऑल मिला के देखें तो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस न्यूज़ को देख कर अगर आप सोचने लगे कि मार्केट के अंदर ज़बरदस्त एकदम तेज़ी बनने वाली है, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है, तो वो शायद गलत हो सकता है। हाँ, इस चीज़ का असर पड़ेगा ग्लोबली चीज़ों को लेके। रसिया यूक्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, विदेशों को सप्लाई की जाती है। यूक्रेन की हालत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो धीरे धीरे उभरती नज़र आएगी। रसिया भी अपने बिजनेस पे पूरी तरह से फोकस करेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसके भी हटते हुए नज़र आएंगे। ग्लोबली और भी कंट्रीज़ के अंदर जो दिक्कत आई का इस समय, देखिए इतना बड़ा सारी चीज़ें सुविधाएं लेने के बाद, इतना बड़ा डेवलप होने के बाद, अभी भी
आदि मानवों की तरह काम करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े तो वैसे होने ही नहीं चाहिए। फिलहाल देखेंगे अगर ट्रंप, देखिए ट्रंप का ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट है ख्याति लेने का, प्रसिद्धि लेने का, फेमस होने का, कि अगर वो युद्ध को बंद करवा देते हैं जो नॉर्मली चले रहा उस कगार पे, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि इस समय पुतिन भी तैयार हैं कि बस उनको एक हिंट मिल जाए कि हाँ बस अब युद्ध रुकने वाला है, तो वो भी तैयार है। ठीक है, बस कुछ कंडीशन होंगी, उसको फुलफिल किया जाएगा। तो क्या ट्रंप अब यहाँ पर रशिया की तरफ जाने वाले हैं या फिर कुछ और एक्शन होने वाला है? केवल ये न्यूज़ थी, कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले टाइम में जब तक कि युद्ध बंद ना हो जाए, पूरी तरीके से साइन ना हो जाए, तब तक बात। लेकिन हाँ, यूक्रेन के लिए बड़ी ही खतरनाक खबर हो गई कि पैसे अब नहीं मिलेंगे और ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तो युद्ध तो खत्म होना ही चाहिए, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब हुआ है तो अब ये खत्म हो जाए। लेकिन अब देखते हैं कि यूक्रेन की भी क्या कंडीशन है। कंडीशन दोनों की नहीं मैच होती है। देखिए अब यूक्रेन के अंदर इतनी पावर नहीं कि वो लड़ाई करता रहे, लेकिन हाँ, क्या यूएस के अलावा कुछ और कंट्री सपोर्ट करने वाले हैं, वो बात एक अलग होगी। लेकिन अगर यूएस सपोर्ट नहीं करा तो शायद और दूसरी कंट्री सपोर्ट ना करें, पॉसिबल है। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इसकी वजह से अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इन न्यूज़ की वजह, हाँ न्यूज़ अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से आपको नहीं लेनी है। ठीक है, हाँ, लेकिन फंडिंग इसराइल को मिलती रहेगी। अब इसराइल का भी युद्ध आने वाले टाइम में बंद होता नजर आएगा। बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है, लड़ाई काफ़ी हो चुकी है और उसको मालूम है कि देखिए एक परमाणु बम, परमाणु हथियार का युद्ध इस समय नहीं है। ठीक है, युद्ध जो होगा वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही होगा और होना भी नहीं चाहिए। परमाणु बम गिरना भी नहीं चाहिए। उसका नुकसान सिर्फ एक कंट्री को नहीं होता है, आसपास पूरे एटमॉस्फेयर में सभी को होता है। चलिए दोस्तों, एक खबर आपको मालूम होना चाहिए कि आज की ही खबर है ये। आप देख सकते हैं कि कितने बजे की खबर है, 25 जनवरी की है। ठीक है, 10:51 की। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, एक शेयर है जो कि 100 रुपये से सस्ता है, देख लीजिए 62 रुपये का शेयर है। कभी देखेंगे कितने का होता था ये शेयर। अभी 1 साल का हाई अगर देखते हैं तो 86 से ज़्यादा का था, पूरा एग्जैक्ट दिखा नहीं रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना गया था ये, 93 95 रुपीज़ के आसपास गया था। कितना, 95 96 मान सकते हैं, 96 रुपीज़ के आसपास गया था, वहाँ से लगातार गिर रहा है। यानी कि एक करेक्शन पे आपको एक शेयर मिल रहा है। मार्केट कैप भी देख लीजिए, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, देख लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं और आपके लिए क्या यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी ये लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर एक झटका ही लगने वाला है, यानी कि शेयर गिर के और नीचे की तरफ पहुंचने वाला है, या धीरे धीरे गिर के 30 रुपये तक पहुंच जाएगा। देखते हैं चलिए कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। ये दिसंबर क्वार्टर में पिछले साल, 1 साल पहले 7,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 8,200, 8,700, 8,900, ठीक है, उसके बाद 9,300 करोड़ का इस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन रेवेन्यू वाइज देखते कहाँ हैं। आपको तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 422 करोड़ का। इससे पहले वाले क्वार्टर में कितना था, 245 करोड़ का। चलिए डायरेक्टली हम जम मान लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की तरफ, 340 करोड़। ठीक है, उससे पहले 212। तो पिछले क्वार्टर से तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले 700 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता था। तो 1 साल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, 732 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 732 ही हुआ, 643 हुआ, उसके बाद जो परफॉर्मेंस गिरी। अब ये रिकवरी जो देखने को मिल रही है, तो अच्छी रिकवरी है यहाँ से, इसको अच्छी रिकवरी बोलेंगे, इतनी ख़राब नहीं बोलेंगे। मेन सारी चीज़ किस पर है कि एनपीए किस तरीके का है। तो दोस्तों, एनपीए इसका बढ़ा है, जो कि निगेटिव चीज़ है और इसी की वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो सकती है। तो ग्रोस एनपीए 1.92% था, कितना हो गया 1.94%। एनपीए, नेट एनपीए देखेंगे 0.48%, कितना हो गया 0.52%। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी इसी तरीके से हुआ, एनपीए बढ़ा, शेयर के अंदर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो शेयर भागेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो शेयर के अंदर गिरावट ही देखने को मिल जाती है। और एनपीए धीरे धीरे ऊपर बढ़ ही रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, धीरे धीरे खसका था नीचे की साइड में। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। चलिए, तो दोस्तों पॉजिटिव चीज़ क्या है कि रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी बन रही है। निगेटिव क्या है कि एनपीए मार्केट में फंसा हुआ जो पैसा है वो निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन
एनपीए इतना भी नहीं है कि 10 का, 5 का, 8 का हो, 4 का हो, ठीक है, बढ़ रहा है। चलिए आगे आने वाले टाइम में कम हो जाए, ठीक है। नेट एनपीए अगर 1% से कम का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट एनपीए अगर 1% से कम का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मार्केट अपने अकॉर्डिंग काम करता है। दो चीज़ें हैं, क्या मार्केट को पहले से ही मालूम था कि इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं, ठीक है। तो 5 दिन की बात करें या 6 महीने की बात करें, जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो मार्केट को पहले से ही मालूम था कि ये Q2 Q3 खराब होने वाले हैं। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। दोनों ही क्वार्टर उतने मज़ेदार नहीं आए, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा यहाँ पर ICICI बैंक, ठीक है। अब इस बैंक की अगर बात करूँ तो रिजल्ट्स नहीं देखने हैं आपको, HDFC बैंक के भी रिजल्ट्स नहीं देखने हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े बहुत कमज़ोर ऊपर नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का अच्छा वेटेज रखते हैं। इनके अंदर उछल कूद ऊपर नीचे होती रहेगी। ज़िंदगी भर पैसा कमाते रहिए, उछल कूद ऊपर नीचे होता रहेगा। शेयर गिरेगा फिर भागेगा, गिरेगा फिर भागेगा, गिरेगा फिर भागेगा, गिरेगा फिर भागेगा। कोरोना वायरस से यहाँ तक लेकर अगर देखें तो धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ब्रांचेस कंपनी की बढ़ रही है, लोन जो बांट रही है कंपनी उसका अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो लगातार कंपनी का बिजनेस आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। डिमांड आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। एक अच्छा बैंक बनता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। हर किसी को लोन की आवश्यकता है, समझिए ये बैंक का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला जब तक लोन की रिक्वायरमेंट होती रहेगी लोगों को। आजकल तो लोग शादी के अंदर भी लोन लेने लगे हैं, हर चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे, ठीक है। तो इच्छाएं कभी मरती नहीं है, इच्छाएं बढ़ने पर है। किसी भी तरह से मान लीजिए प्रेशर या लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, मकान बनाना है लोन पे, धीरे धीरे जाता रहेगा, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो बिजनेस को आपको समझना है, डूबने वाला बिजनेस नहीं है। और होता क्या है कि इतने सारे लोगों को लोन दिया जाता है, देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा किस चीज़ का होता है? आपको लगता होगा कि इतना सारा लोग लोन डूब भी जाता है, लोग पैसे भी नहीं देते हैं, क्रेडिट कार्ड का नहीं देते हैं, तो क्या होता है? देखिए इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए टोटल 100 लोगों को क्रेडिट कार्ड बांटा गया, मान लीजिए कि 15% या 20% लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जो 80% लोग हैं, ये जो देते हैं ना, अपना अदा करते हैं, वो तो पैसा मिलता ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग और ये लोग जो मिलके इन पर जो बाउंस चार्जेस लगते हैं, ठीक है, टाइम पर पैसा ना देने की वजह से, तो उसका भी बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन अब तो ये मान के चलें कि क्रेडिट कार्ड पर अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उस पर इतने बड़े-बड़े 30 से 50% तक के बाउंस चार्ज लगाए जा सकते हैं, इंटरेस्ट लगाया जा सकता है उस पे। तो क्रेडिट कार्ड जो भी कंपनियाँ बैंक बाँटते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है और ये कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ICICI बैंक की बात करते हैं, 1213 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा पैसा इसने लोगों का बना के दिया है पिछले 5 साल में, देखिए ज़बरदस्त तेज़ी। यानी कि अगर आपका मन था FD करने का पिछले 5 साल के लिए, तो इसी कंपनी के अंदर कर देते बैंक के अंदर, तो शायद आपको 3.5 गुना पैसा आपका बन जाता है। यानी कि अगर आप 20 लाख की FD करते तो देखिए कितना पैसा आपके पास होता, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं Q3 के, देख लेते हैं। दोस्तों दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं। 1 साल पहले 40,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 42,000 करोड़, उसके बाद 44,000 करोड़, 46,000 करोड़ और 47,000 करोड़। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। चलिए, अब प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछले 1 साल पहले 11,500 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 12,000 करोड़, 12,400 करोड़, उसके बाद 13,900 करोड़, अभी देखिए 13,800 करोड़। प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। आप कहेंगे तो शेयर टिकेगा क्या, नहीं टिकेगा? यहाँ पर देखिए फ्लैट भी रिजल्ट्स कोई ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन हाँ मार्केट को शायद अच्छे ना लगे गिरावट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ICICI बैंक अकेला अगर गिरेगा तो मान के चलें कि निफ्टी 50 को ही, बैंक निफ्टी को, निफ्टी 50 दोनों को गिरा देगा, ठीक है। अगर इसकी वजह से लोगों को अगर रिजल्ट्स पसंद नहीं आते हैं, इसकी वजह से अगर गिरावट होती है तो मार्केट को गिरा देगा ये। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री ऐसे शेयर हैं, अगर इनके अंदर गिरावट होगी या तेजी बनेगी, मार्केट को हिला देंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेट NPA की, तो 1.97% तक कितना रह गया, 1.96%। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। तो ये भी कुछ एक पॉइंट ऐसा है कि शायद ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को ना मिले या फिर ऊपर ही खुल जाए। NPA का बड़ा ही इस समय देखें तो बड़ा ही
बातें चल रही हैं, देखिए 2% का था पहले 1.97, अब 1.96 रह गया, तो ये एक अच्छी बात है। और एक ये मेंटेन है, देखिए 0.5% से भी कम का ही है नेट एनपीए, तो अपने में ये एक अच्छी बात देखने को यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल आपको गिरावट पे ही खरीदना चाहिए। रिजल्ट्स एक अच्छी चीज़ें होती हैं जानने के लिए, उसके आधार पे एकदम कूद जाना वो गलत होती है टेम्परेरी तौर के लिए। हाँ, अच्छी रिजल्ट्स हैं, कंपनी के बारे में पढ़िए, बैंकों के बारे में पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खरीदना आपको गिरावट पर ही है, गिरावट पर ही खरीदना है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।